my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is termination of agency. Guys, this is going to be our last video on contract of agency. And before we move on, if you're new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with termination of agency. गाइस सबसे पहले टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी में हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 201 to 210 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑल दीज सेक्शंस आर रिलेटेड टू टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. अब टर्मिनेशन का मीनिंग क्या होता है? टू पुट एन एंड टू द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मीन्स टू पुट एन एंड or to bring about a closure to the principal agent relationship. Guys, principal agent relationship is a fiduciary relationship which is a relationship based on utmost good faith and confidence. राइट जहाँ पे बहुत ट्रस्ट होता है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही रिलेशनशिप अराइज होता है. अगर जब वो रिलेशनशिप को हम टर्मिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं, उस पर फुल स्टॉप लगाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. इसमें का बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे. टुडे विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट मोड्स एंड इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. बहुत सारे तरीके हैं कि टर्मिनेशन किस तरीके से हो सकती है एजेंसी की, और बहुत हम इफेक्ट्स भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. Guys, basically termination is nothing but revocation of agent's authority. एजेंट को अथॉरिटी दी जाती है प्रिंसिपल की तरफ से, राइट, टू रिप्रेजेंट हिम और टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन्स, राइट. तो उसको जब हम खत्म करते हैं, व्हेन प्रिंसिपल रिवोक्स दैट एजेंट्स अथॉरिटी, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी. और इन अदर वर्ड्स गाइस की जो एजेंट की राइट्स होती हैं या ड्यूटीज होती हैं, दे हैव कम टू एन एंड. देयर आर नो लॉन्गर एनी ऑब्लिगेशंस जो एजेंट को परफॉर्म करनी है. क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में देयर आर अलॉट मेनी राइट्स विच आर कॉन्फर्ड अपॉन एन एजेंट एंड लाइबिलिटीज ऑल्सो टू विच ही इज सब्जेक्ट. वो सारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगे व्हेन एजेंसी स्टैंड्स टर्मिनेटेड और दिस रिलेशनशिप इज ब्रॉट टू अ क्लोजर. सो गाइज, सबसे पहले सेक्शन 201 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट वेरियस मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, जिसको हम अंडर टू हेड स्टडी करेंगे, विच इज बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. दो तरीके हैं किस तरीके से एजेंसी टर्मिनेट होती है. फर्स्ट इज बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टीज. पार्टीज आर नोबडी बट प्रिंसिपल एंड एन एजेंट. सेकेंड इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. इनमें हम सारे मेथड्स को, इन मोड्स को डिस्कस करेंगे, covered under various sections of the Indian Contract Act. सबसे पहले guys, if I talk about Act of the Parties, उसमें सबसे पहला method of revocation और termination of agency is by an agreement between the parties. Guys, जिस तरीके से एक agreement की जाती है, एक contract of agency comes to an बेसिकली वो स्टार्ट कब होता है, बिगिन कब होगा एक एजेंसी, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बिगिन होगा. उसी तरीके से जिस तरीके से एक एग्रीमेंट करके विच राइपन्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इवेंचुअली, जिस तरीके से एक एजेंसी आता है, उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट भी होता है. हमें पता है कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप. अब वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप जिस तरीके से अराइज हुआ था and ripened into a contract of agency, उसी तरीके से it will come to an end by an agreement between the parties which may be express or implied contract. कोई भी हो सकता है between principal and an agent. बहुत सिंपल है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी by an agreement express or implied between the parties. Parties are nobody but a principal and an agent. Guys, second is by revocation of agent's authority. अब गाइस क्या होगा, सेक्शन 203 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली बोलता है कि एक प्रिंसिपल क्या कर सकता है, अपने एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है. अब जब प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया तो एजेंट विल नो लॉन्गर बी रिप्रेजेंटिंग हिज प्रिंसिपल, राइट, in his business dealings with third persons. So automatically contract of agency will come to an end, क्योंकि agent is agent by virtue of that authority which is conferred upon him by his principal. जब principal उस authority को snatch कर लेगा, revoke कर देगा या cancel कर देगा, तो obviously contract of agency का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, because principal agent relationship सिर्फ एक ही word से बनता है which is authority. प्रिंसिपल ने किसी को अथॉरिटी दी टू रिप्रेजेंट हिम और टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन्स. व्हेन दैट अथॉरिटी इज रिवोक्ड, व्हेन दैट वर्ड हैज बीन टेकन अवे, तो वहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं रहता. तो सेक्शन 203 क्लियरली बोलता है कि प्रिंसिपल एक अथॉरिटी को, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को रिवोक कर सकता है जब वो अपने एजेंट से उस अथॉरिटी को ले लेगा वापस जो उसने अपने एजेंट को दी थी, जिस कारण कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एग्जिस्टेंस में आया था. बट गाइज वहाँ पे लिखा है कि प्रिंसिपल किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, ही कैन रिवोक हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और हिज अथॉरिटी विच ही हैज़ गिवन टू हिज एजेंट
but before agent has exercised that authority so as to bind his principal. It means, मैं आपको एक illustration देती हूँ. For example guys, principal ने क्या किया, agent को कहा that you have to buy 1000 bales of cotton on my behalf. मेरे अकाउंट पे, मेरे नाम पे 1000 bales of cotton आपको खरीदने हैं, और जो मैंने आपको ऑलरेडी फंड्स दे रखे हैं उन फंड्स में से आप 1000 बेल्स ऑफ कॉटन के लिए पेमेंट कर दो. अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, जब तक एजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा थर्ड पार्टीज के साथ, उनके पास नहीं जाएगा, कॉटन बेल्स परचेज नहीं करेगा और उनको पेमेंट नहीं करेगा, तब तक प्रिंसिपल के पास एक अथॉरिटी है एज पर सेक्शन 203 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्टर कि वो अपनी अथॉरिटी को जो उसने एजेंट को दी थी उसको रिवोक कर सकता है. अथॉरिटी इज व्हाट? अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी गिवन बाय प्रिंसिपल टू एन एजेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पर्सन्स, और वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होगा प्रिंसिपल के साथ. बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और एक थर्ड पार्टीज के बीच में बनता है. दिस इज एन अथॉरिटी टू बेसिकली बाय. प्रिंसिपल ने अथॉरिटी दी है कि आप मेरे बिहाफ पे खरीदो. तो यहाँ पे भी एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है एट एनी टाइम बिफोर एजेंट हैज़ एक्चुअली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी सो एज टू बाइंड हिज प्रिंसिपल. अब गाइज यहाँ पे अगर वो 1000 बेल्स ऑफ कॉटन खरीद लेगा, थर्ड पार्टी को पेमेंट कर देगा, तो इट इज डीम्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट, अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अ लीगल और अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज. अब वहाँ पे प्रिंसिपल बाइंडिंग है, he is bound by that contract which is entered on behalf of him by his agent, क्योंकि एजेंट को अथॉरिटी प्रिंसिपल ने दी थी. इट मीन्स जब तक आप एजेंट 1000 बेल्स ऑफ कॉटन नहीं परचेज करेगा और जब तक उसके लिए पेमेंट वो नहीं करेगा, तब तक प्रिंसिपल के पास अथॉरिटी है कि वो उसको रिवोक कर सकता है. बट वंस ही एजेंट हैज एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी सो एज टू बाइंड हिज प्रिंसिपल, फिर वहाँ पे प्रिंसिपल के नॉट रिवोक इट. तो सेक्शन 203 इतनी सी बात करता है. बट गाइज यहाँ पे अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट सेक्शन 203 में अगर एक प्रिंसिपल अपनी अथॉरिटी को रिवोक करना चाहता है, उसके लिए ही हैज़ टू गिव अ रीजनेबल नोटिस विद अ जस्टिफिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ हिज अथॉरिटी टू एन एजेंट. एज पर सेक्शन 206 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रिंसिपल यूं ही मतलब विदाउट एनी रीजन एंड विदाउट गिविंग एनी रीजनेबल नोटिस टू एन एजेंट रिवोकिंग हिज अथॉरिटी, वो रिवोक नहीं कर सकता. इट मीन्स प्रिंसिपल को अगर रिवोक करना है, सबसे पहले तो लिखा है कि ही कैन रिवोक इट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम वो रिवोक कर सकता है बिफोर एजेंट हैज एक्चुअली एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी सो एज टू बाइंड हिज प्रिंसिपल. सेकेंडली उसको क्या करना है, रीजनेबल नोटिस देना है फॉर द सेम. फॉर व्हाट? फॉर रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, गिविंग ड्यू जस्टिफिकेशन कि उसने रिवोकेशन क्यों करी है. बिकॉज गाइज अगर प्रिंसिपल रीजनेबल नोटिस नहीं देगा, एजेंट की नॉलेज में ये चीज़ नहीं लेके आएगा कि आपकी अथॉरिटी हैज़ बीन रिवोक्ड, इट हैज़ बीन कैंसल्ड, तो वहाँ पे एजेंट को अगर कोई भी नुकसान होता है प्रिंसिपल के खुद के निगलेक्ट के कारण, तो वहाँ पे प्रिंसिपल इज लायबल टू मेक गुड द लॉस टू हिज एजेंट. प्रिंसिपल की फिर लायबिलिटी है कि आपको एजेंट को उसके नुकसान की भरपाई करनी है. एनी loss, any damage, any injury that might have been sustained by an agent due to principal's own neglect. उसकी खुद की गलती थी कि उसने एजेंट को इन्फॉर्म नहीं किया by giving a reasonable notice with proper justification revoking agent's authority. And as per section 207 of the Indian Contract Act, वो जो रिवोकेशन होगी इट मे बी इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस रिवोकेशन इज नथिंग बट जब आपने एक्सप्रेसली बोलकर या लिखकर आपने एजेंट को बता दिया कि आपकी अथॉरिटी अब रिवोक होती है, विच इज़ नथिंग बट बाय वे ऑफ अ नोटिस. रीजनेबल नोटिस इन रिटन फॉर्म अगर आप देते हो तो वो आपकी एक एक्सप्रेस रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी होगी बाय प्रिंसिपल. बट गाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लाइड रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल? इसका मतलब होगा कि फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि मेरी एक एस्टेट है, आपको इस एस्टेट को बेचना है. अब गाइज यहाँ पे क्या किया, प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा दैट दिस इज सो एंड सो इज माई प्रॉपर्टी, आपको इसको सेल करना है. बट इसके पहले एजेंट उसको सेल कर पाता, प्रिंसिपल ने खुद ही उसको सेल कर दिया. इट मीन्स जिस काम के लिए एजेंट को अपॉइंट किया गया था वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. वो काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बाय कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी. हम मान लेते हैं कि वहाँ पे इट इज़ एजेंट्स रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी. अगर उसने एजेंट को जो काम दिया अगर वो उसने खुद ही कर दिया, इट मीन्स उसने इम्प्लाइडली बिना कुछ बोले या बिना कुछ लिखे प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया. बिकॉज वो जो पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ एजेंसी जिसके लिए प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया था वो ऑलरेडी हो चुका है, तो वहाँ पे हम मान लेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैज़ बिन रिवोक, वो एक तरीके से रिवोक हो चुका है. सो गाइज यहाँ पे हमने डिस्कस किया सेक्शन 203 जो सिर्फ इतना बोलते हैं कि प्रिंसिपल किसी भी टाइम पे एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, बट बिफोर एजेंट हैज़ एक्चुअली एक्सरसाइज्ड his authority so as to bind his principal. Once contract has already been entered into by an agent on behalf of his principal, principal has lost his right to revoke agent's authority because that will be prejudicial to agent's interest, guys, right?
Section 206 talks about reasonable notice with due justification. Otherwise, he is liable to make good the loss, if any, sustained by an agent due to principal's own neglect. And we talked about section 207 which talks about revocation may be express or implied. Implied किस तरीके से हो सकती है वो भी मैंने आपको बता दिया. Now guys, यहाँ पे 3 more important sections हैं जो इसी से relevant हैं. Section 202, 204 and 205 of the Indian Contract Act. Section 202 talks about, वो बोलते हैं कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है जहाँ पे एजेंट का खुद का इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वहाँ पे यू कैन नॉट टर्मिनेट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. इट मीन्स गाइज इन अ वे और द अदर सेक्शन 202 of the Indian Contract Act is an exception to section 203. It is a point to be noted guys that section 202 of the Indian Contract Act is an exception to section 203 of the Indian Contract Act. Because guys, section 203 talks about termination of agent's authority by a principal. लेकिन सेक्शन 202 बोलता है कि अगर एजेंट का खुद का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, राइट, उस इंटायर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, उसके सब्जेक्ट मैटर में, वहाँ पे प्रिंसिपल कैन नॉट टर्मिनेट एजेंसी, क्योंकि दैट विल बी प्री जुडिशियल टू एजेंट्स इंटरेस्ट. मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से. फॉर एग्जाम्पल गाइस, प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि सो एंड सो इज माई एस्टेट, इस एस्टेट को आप मार्केट में सेल कर दो, जो भी आपके पास पैसा आएगा उसमें से आप अपना पैसा खुद रख लेना, योर कमीशन, योर एडवांसेज, योर आपके जो एक्सपेंसेस हुए एंड डेट्स ड्यू फ्रॉम मी. ए ने बी को, प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कुछ पैसा देना होगा लेकिन उसने नहीं दिया, तो प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि सो एंड सो इज माई एस्टेट, आप मार्केट में जाओ, इसको सेल कर दो. सेल करने के बाद जितने भी आपके पास प्रोसीड्स आएंगे उसमें से आपका जो खर्चा है एंड इंक्लूडिंग अ डेट विच इज़ ड्यू फ्रॉम प्रिंसिपल टू एन एजेंट, कि आप अपनी डेट भी वहाँ पे रख लेना, जो भी कर्जा मेरे पे है आपका, आप उसको रख लेना. अब यहाँ पे आप गाइस देखो कि एजेंट के खुद के इंटरेस्ट्स आर इन्वॉल्व. अगर यहाँ पे प्रिंसिपल इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर देगा, एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर देगा, तो उसका बेसिकली रिजल्ट ये होगा कि इट विल बी प्री जुडिशियल टू एजेंट्स इंटरेस्ट, क्योंकि उसकी कमीशन भी चली जाएगी, उसके एक्सपेंसेस भी चले जाएंगे, उसका जो डेट लेने वाला है अपने प्रिंसिपल से वो भी चला जाएगा. इट मीन्स इट विल बी समथिंग प्री जुडिशियल, वेरी हार्मफुल टू एजेंट्स इंटरेस्ट. तो वहाँ पे यू कैन नॉट टर्मिनेट एजेंसी. सो सेक्शन 202 क्लियरली स्टेट्स दैट टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी नहीं हो सकता उन केसेस में जहाँ पे एजेंट का खुद का इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. किस तरीके से इन्वॉल्व होता है वो मैंने आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाया. बट गाइज, इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, certainly that contract to the contrary will prevail. Understood सी बात है कि this is a general rule. Section 202 of the Indian Contract Act is a general rule that if agent's own interest is involved in the subject matter of contract of agency, then that agency cannot be terminated by the principal, and as such section 202 stands as an exception to section 203. But if there is a contract to the contrary, obviously that contract to the contrary will prevail. वो हमेशा से देखा है हमने कि अगर contract होता है to the contrary, contrary to what? Contrary to the general rule, then that contract to the contrary will prevail. Guys, section 204 also talks about कि अगर एक एजेंट ने क्या किया, पार्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को पार्टली परफॉर्म कर लिया, वहाँ पे क्या होगा. मैंने आपको बताया सेक्शन 203 में कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को किसी भी टाइम टर्मिनेट कर सकता है, किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है, जब तक एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया सो एज टू बाइंड हिज प्रिंसिपल. बट गाइज, व्हाट इफ एजेंट ने पार्टली परफॉर्म कर लिया और पार्टली नहीं किया, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी प्रिंसिपल जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल को वापस से लेते हैं कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा कि यू हैव टू बाय 1000 bales of cotton on behalf of me on my on my account on my name. मेरे नाम पे आप 1000 bales of cotton खरीद लो और जो मैंने आपको फंड्स ऑलरेडी दे रखे हैं उसमें से आप क्या करना, थर्ड पार्टीज को पे कर देना. एंड देन देयर विल बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड थर्ड पार्टीज. इट मीन्स प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज के बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा वाया कनेक्टिंग लिंक हु इज नोबडी बट एन एजेंट. अब गाइस, फॉर एग्जाम्पल, अगर एजेंट ने 500 bales of cotton परचेज कर लिए और थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, अभी रिमेनिंग 500 bales of cotton आर लेफ्ट टू बी परचेज्ड. अब यहाँ पे क्या होगा, सेक्शन 203 तो क्लियरली बोलते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कंप्लीट हो चुका है, मतलब अगर एजेंट ने खरीद लिया और पैसा दे दिया, वहाँ पे प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक इट, क्योंकि वहाँ पे एजेंट के खुद के इंटरेस्ट सब इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड नो प्रोविजन ऑफ एनी लॉ कैन बी प्री जुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ पीपल. अब ये एजेंट के इंटरेस्ट के लिए प्री जुडिशियल होगा, वेरी हार्मफुल. अब यहाँ पे इसीलिए सेक्शन 204 भी कहते हैं कि अगर एक एजेंट ने पार्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को, बिजनेस ऑफ एजेंसी को परफॉर्म कर लिया और पार्टली रहता है, वहाँ पे भी प्रिंसिपल जो है वो अपने एजेंट को नहीं रोक सकता
कि आप रिमेनिंग 500 बेल्स को मत खरीदो। इट मीन्स प्रिंसिपल के पास अभी भी पावर नहीं है टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। आई होप गाइस आपको समझ आ रहा है कि सेक्शन 203 इज द मेन प्रोविजन रिलेटिंग टू रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल। उसी के साथ रिलेटेड एज यू नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कह सकते हो, उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सेक्शन 206 एंड 207 को हम स्टडी करते हैं। उसके बाद 202 एंड 204 दीज टू सेक्शंस आर एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 203, क्योंकि 202 कहते हैं कि अगर एजेंट का खुद का इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इन द वेरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, वहां पे इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। मोरओवर इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज बीन पार्टली परफॉर्म्ड एंड पार्टली नॉट परफॉर्म्ड बाय एन एजेंट, तो जो पार्ट उसने परफॉर्म नहीं किया अभी 500 बेल्स को अभी भी खरीदना है, उसके लिए भी प्रिंसिपल कैन नॉट टर्मिनेट द वेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और एजेंट्स अथॉरिटी को आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। इट मीन्स 202 एंड 204 दीज टू सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर्म्स एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 203। गाइस अगर आप सेक्शन 203 खोल के भी देखोगे ना इन द बेयर एक्ट, आपको दिखेगा save as otherwise provided in the preceding section. तो preceding section is section 202 means except as is otherwise provided in section 202. It means section 203 में clearly भी लिखा है कि section 202 is an exception to section 203. Moreover section 204 is also an exception to section 203. If you read it carefully आपको समझ आएगा कि वो किस तरीके से एक exception and I've explained it too. Section 205 of the Indian Contract Act talks about guys compensation. कॉम्पेंसेशन की बात करता है। इट मीन्स गाइस बहुत बार क्या होगा, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी व्हेन इज एंटर्ड इनटू बिटवीन अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, वो अंडरस्टूड सी बात है कि इट इज फॉर क्वाइट सम टाइम पीरियड, किसी टाइम पीरियड के लिए वो होता है, बीट फॉर 2 months 3 months 6 months और इवन फॉर अ ईयर। अगर आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हमारा 1 साल का है, 1 साल ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, गाइज अगर उस टाइम पीरियड के इन बिटवीन अगर उस टाइम पीरियड के बीच में अगर प्रिंसिपल ने एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ने एजेंट को डिसीट किया है, धोखा दिया है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और आपने यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रिंसिपल इज लायबल टू मेक गुड द लॉस टू हिज एजेंट इफ एनी, अगर हुआ। सिमिलरली एजेंट भी बहुत बार ऐसा हो सकता है, गाइज यहाँ पे हम इस पॉइंट को रीड करेंगे, बहुत बार एजेंट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को छोड़ के भाग सकता है, उसको हम बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय एन एजेंट। तो इफ इन केस ऐसा कुछ होगा, 2 चीज़ें होती हैं, रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल एंड रिनाउंसिएशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय एन एजेंट। 2 चीज़ें हो सकती है, प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, या फिर एजेंट खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को छोड़ के भाग सकता है, रिनाउंसिएट कर सकता है, उसको छोड़ सकता है। तो गाइस सेक्शन 205 टॉक्स अबाउट कॉम्पेंसेशन कि अगर इनमें से कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ फॉर अ ईयर, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, अब वो 1 साल चलना चाहिए एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन अगर 1 साल के पहले कोई भी इंसान दूसरे इंसान को डिसीट करता है, धोखा देता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी करता है, किस तरीके से प्रिंसिपल क्या करेगा, ही विल रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी या फिर एजेंट विल रिनाउंस, ही विल विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो वहाँ पे इट इज टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। तो वहाँ पे बोथ दीज पार्टीज आर लायबल अंडर सेक्शन 205 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू कॉम्पेंसेट ईच अदर। कॉम्पेंसेशन का मतलब है डैमेजेस देना, नुकसान की भरपाई करना, टू मेक गुड द लॉस टू अदर पर्सन इफ एनी सस्टेन्ड बाय द अदर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। सेक्शन 205 इज क्वाइट सिंपल। उसके बाद गाइज ये सेक्शन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी, बाय रिनाउंसिएशन ऑफ अथॉरिटी, कई बार क्या होगा एजेंट खुद ही, आई एम सो सॉरी, बाय रिनाउंसिएशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय एन एजेंट, एजेंट बहुत बार खुद ही विड्रॉ कर लेगा अपने आप को फ्रॉम द वेरी बिजनेस ऑफ एजेंसी, वहाँ पे भी क्या है, ये बात गलत है, इट विल बी टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बट गाइज अगर तो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है, वहाँ पे आप उस टाइम पीरियड के पहले रिवोक नहीं कर सकते और आप रिनाउंसिएट भी नहीं कर सकते। 2 टर्म्स है, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल, रिनाउंसिएशन बाय एन एजेंट, कंफ्यूज नहीं होना, तो ये 2 अलग चीज़ें हैं। बट गाइज बहुत बार ऐसा होगा कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ रिवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी, वहाँ पे दिस इज येट अनदर मोड जहाँ पे एजेंट क्या कर सकते हैं, रिनाउंसिएट कर सकता है। एजेंट रिनाउंसिएट कर सकता है इफ नो टाइम हैज़ बीन स्पेसिफाइड, अगर विद इन टाइम पीरियड आप करोगे तो दैट विल सर्टनली बी टर्म्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, अदरवाइज आप उसको रिवोक कर सकते हो एट एनी टाइम। बट गाइज अगैन अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट अगर आप उसको रिवोक करना चाहते हो, एजेंट को रीजनेबल नोटिस देना होगा टू हिज प्रिंसिपल, जस्टिफाइंग कि वो रिनाउंसिएट क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही विड्रॉइंग फ्रॉम द वेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। मोरओवर दिस रिनाउंसिएशन कैन ईदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो हमने ऑलरेडी रीड किया सेक्शन 206 एंड 207 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट। आई होप गाइज आपको पहला मोड समझ आ चुका है। वी आर डिस्कसिंग मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी,
दो तरीके से अंडर टू हेड्स हम इसको स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के एक्ट के साथ, एंड सेकंड इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. एक्ट ऑफ पार्टीज में यही 3 पॉइंट्स हैं कवरिंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एक्ट में क्या है, बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज एग्रीमेंट कर सकती हैं. सेकेंडली बाय रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, जिसमें हमने सेक्शन 203, 206, 207, 202 एंड 204 डिस्कस किया. 205 एंड थर्ड इज बाय रिनाउंसिएशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी बाय एन एजेंट, एजेंट भी रिनाउंसिएट कर सकता है. गाइस बेसिकली ये दोनों पॉइंट्स क्वाइट सिमिलर हैं. इसमें आप कह लो कि 202 से लेके 205 तक 207 तक हमने सारे सेक्शंस डिस्कस करे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जहाँ पे सेक्शन 202 एंड 204 फॉर्म्स एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 203 एंड सेक्शन 206 एंड 207 आर एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी अटैच्ड एंड रेड विद सेक्शन 203. इस तरीके से सो मेन प्रोविजो हमारा सेक्शन 203 है, उसी से रिलेटेड हमारे बाकी के सारे सेक्शंस हैं. आई होप गाइज यू आर क्लियर विद इट. सेकेंड मोड इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये बहुत सिंपल है गाइज. बहुत बार क्या होगा, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इट मीन्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल कम टू एन एंड. वो किस तरीके से होगा, ये तो था बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, प्रिंसिपल ने कुछ किया, एजेंट ने कुछ किया, इन्होंने एग्रीमेंट करी या रिवोक या रिनाउंसिएट कर दिया. सो दीज आर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, डिफरेंट एक्ट्स बाय ईदर द प्रिंसिपल और एन एजेंट. लेकिन गाइज यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ में सबसे पहला पॉइंट इज बाय कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी. गाइज बहुत बार क्या होगा, प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को अपॉइंट करेगा फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस टू बी परफॉर्म्ड. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ऑब्वियसली फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, वो पर्पस अकम्प्लिश करना होता है. फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया कि आप यू आर एन एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, आपने मेरे गुड्स को सो एंड सो पर्सन को सेल करना है. गाइज जब वो सेल कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, एजेंट ने सेल कर दिया और उसको पैसा मिल गया, उसने वो पैसा आगे प्रिंसिपल को दे दिया, वहाँ पे ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कम्स टू एन एंड. ऑटोमेटिकली होगा, यहाँ पे कोई एक्ट ऑफ पार्टीज नहीं है. यू नो दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस जहाँ पे वी ऑलरेडी नो दैट यू नो बिजनेस ऑफ एजेंसी इज फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस. जब वो स्पेसिफिक पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एजेंट इज एन एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, जब उसने वो गुड्स को सेल कर दिया, उसको पेमेंट मिल चुकी है एंड ही हैज़ गिवन इट बैक टू हिज प्रिंसिपल, कटिंग हिज कमीशन, जो उसके एक्सपेंसेस होंगे, जो उसने एडवांसेस दिए होंगे, सब कुछ जो उसकी मनी बनती है, ठीक है, नेट रेमिटेंस बेसिकली जो है वो प्रिंसिपल को दे देगा. वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कम्स टू एन एंड, ऑब्वियसली बाय कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी. सेकेंडली बाय डेथ और इंसेनिटी और इनकेपेबिलिटी ऑफ ईदर प्रिंसिपल और एन एजेंट. ये चीज़ें होती है कि बाय डेथ और इंसेनिटी. गाइस व्हाट हैपेंस इज डेथ और इंसेनिटी. इंसेनिटी इज यू नो somebody who has become a person of unsound mind. तो डेथ और इंसेनिटी ऑफ अ पर्सन ऑल्सो, बी इट प्रिंसिपल और एन एजेंट, टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल कम टू एन एंड अगर प्रिंसिपल डाइज और एन एजेंट डाइज और प्रिंसिपल और एन एजेंट बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. बट गाइज एज पर सेक्शन 209 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखा गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज बेसिकली एन एजेंट्स ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड इफ प्रिंसिपल डाइज और बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. फॉर एग्जाम्पल एक एजेंट का एक प्रिंसिपल था, ऑब्वियसली प्रिंसिपल होगा एजेंट का, प्रिंसिपल ही डाइज और ही बिकम्स अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, somebody who has become a person of unsound mind. तो वहाँ पे क्या होगा गाइज, अगर प्रिंसिपल की डेथ होती है तो ये एजेंट की ड्यूटी बनती है एज पर सेक्शन 209 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट ही हैज़ टू रिप्रेजेंट यू नो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल. लेट प्रिंसिपल के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो रिप्रेजेंट करेगा एंड ही विल टेक ऑल द रीजनेबल केयर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल इंटरेस्टेड टू हिम. ये तो वैसे भी बहुत बार मैं लाइन रिपीट कर चुकी हूँ कि एजेंट की हमेशा से ड्यूटी रहती है बट ही हैज़ टू प्रोटेक्ट हिज प्रिंसिपल्स इंटरेस्ट. जो उसके प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए बेस्ट होगा वही एजेंट को करना है. यानी कि एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसको अपनी फेयर एवरेज इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है. वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता विच माइट यू नो बी फाउंड टू बी प्रीजुडिशियल और हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रिंसिपल. इट मीन्स एज पर सेक्शन 209 इफ प्रिंसिपल ऑफ एन एजेंट डाइज तो वहाँ पे एजेंट की ड्यूटी है, हिज ड्यूटी बाउंड दैट ही हैज़ टू रिप्रेजेंट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिज लेट प्रिंसिपल एंड ही हैज़ टू टेक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स एंड ऑल द रीजनेबल केयर to protect and preserve the interests of his principal entrusted to him. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बस. अदरवाइज क्या होगा, डेथ और इंसेनिटी ऑफ ईदर द प्रिंसिपल और एन एजेंट टर्मिनेट्स द वेरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. एक तरीका है, दिस इज एन ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है. आई होप गाइज आपको क्लियर हो चुका है. थर्ड गाइज वी आर टॉकिंग अबाउट बाय इंसॉल्वेंसी. गाइज इंसॉल्वेंसी में क्या होता है
कि अगर कोई भी इंसान, इफ अ प्रिंसिपल बेसिकली हैज़ बीन, प्रिंसिपल इज समबडी हु इज बीन एडजुडिकेटेड इज नथिंग बट जज्ड, समबडी हु इज एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट under any law for the timing in force in India, so as to protect the interests of insolvent debtors के interests को protect करने के लिए by operation of law हम ये मान लेते हैं that agency has come to an end. I hope आपको समझ आ चुका है. Insolvent basically guys is a person जिसकी एसेट्स कम होते हैं, लाइबिलिटीज ज़्यादा होती है. बेसिक से अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं कि इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है वो एक इंसान तब इंसॉल्वेंट हो जाता है जब उसके एसेट्स बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू हिज लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, एसेट्स कम हैं, तो वहाँ पे वो उस इंसान को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं. तो अगर एक प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, if a principal has been adjudicated, judged by the court as somebody who is insolvent, having less assets than his liabilities, तो वहाँ पे under any law for the timing in force in territory of India, किसी भी लॉ के तहत अगर उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट कह दिया, तो so as to protect the interests of insolvent debtors, तो हम मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैज़ टर्मिनेटेड, इट हैज़ कम टू एन एंड, वो खत्म हो चुका है. बट गाइज बहुत बार ऐसा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में देयर माइट बी मोर देन वन प्रिंसिपल. बहुत बार ऐसा होगा कि 2 or more पीपल, प्रिंसिपल जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक ही प्रिंसिपल हो, देयर मे बी 2 or more than 2 प्रिंसिपल्स. तो अगर एक से ज़्यादा प्रिंसिपल एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में है, तो गाइज इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो चुका है तो वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के स्टेटस को डिटरमाइन करेगा. ऐसा नहीं होगा, ये प्रोसेस ऑटोमेटिक नहीं है. अगर एक प्रिंसिपल एनी वन ऑफ द मेनी प्रिंसिपल्स हैज़ बिकम इंसॉल्वेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा. ये सिर्फ और सिर्फ हम तब स्टडी करते हैं, इट इज़ अ मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ व्हेन देयर इज वन प्रिंसिपल and that person has become insolvent according to under any law, any insolvency law for the timing in force in Indian territory. तो वहाँ पे होगा, if there is more than one principal, so that will not automatically decide the status of contract of agency. I hope guys this is clear. Last is by frustration. Guys frustration का मतलब होता है कि ऐसा कुछ भी हो गया जिस कारण the very the meaning ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैज़ फ्रस्ट्रेटेड, उसका जो मीनिंग था, उसका जो मतलब था, वही खत्म हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक सब्जेक्ट, ऑब्वियसली आपको पता है कि बीट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, वहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट मैटर होता है. व्हाट इफ गाइज अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए, डू यू थिंक कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई वैल्यू भी रहेगी? नहीं रहेगी. अब आपने जिस चीज़ को प्लेज किया, अगर वही चीज़ नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में सिक्योरिटी ही नहीं है, तो वो प्लेज कहाँ पे हुआ? सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, और वही चीज़ यहाँ पे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, जो काम यानी कि समथिंग विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जब वही सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा फॉर एनी रीजन, तो वहाँ पे क्या होगा? द वेरी पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड हेंस इट विल कम टू एन एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल गाइज प्रिंसिपल ने एजेंट को कहा था कि यू आर एन एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स, आपको सो एंड सो गुड्स को सेल कर रहा है. But guys, what if those goods they caught fire? Maybe an act of God or an inevitable accident, कुछ भी हो सकता है, या फिर एजेंट की खुद की नेग्लिजेंस भी हो सकती है. अगर वहाँ पे उन गुड्स को ही आग लग गई, वो गुड्स ही नहीं रहे, तो वहाँ पे द वेरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड, वो खत्म हो चुका है. तो वहाँ पे the very purpose of contract of agency gets frustrated and hence it comes to an end. ये भी एक मोड होता है of termination of agency by operation of law. Secondly guys, अगर principal and an agent, if you remember हमने foreign principal के concept को study किया था. If you are in constant touch with my videos, आपको foreign principal पता होगा. तो वहाँ पे भी क्या होगा, बहुत बार क्या होता है कि principal and an agent वो एक ही country को belong नहीं करते, foreign principal भी होता है. तो what if there is an intervention of war बिटवीन द कंट्रीज ऑफ दीज टू पीपल. ठीक है, अगर दो लोगों की, प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, सर्टनली जब प्रिंसिपल आपको फॉरेन प्रिंसिपल होता है, वहाँ पे अगर इन दोनों लोगों की कंट्रीज के बीच में वॉर हो चुकी है, इंटरवेंशन ऑफ वॉर, तो यहाँ पे दीज टू पीपल हैव बिकम एनिमी एलियंस, दे हैव बिकम एनिमीज एंड दे हैव बिकम एलियंस. अर्लियर दे वर फ्रेंड्स बट नाउ दे हैव बिकम एनिमी एलियंस. तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी स्टैंड्स टर्मिनेटेड फॉर द टाइम बीइंग. जब तक वॉर चलेगी तब तक वो टर्मिनेटेड रहेगा. सो इट इज़ येट इन अदर मोड. यानी कि फ्रस्ट्रेशन में हम 2 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंड व्हेन देयर इज इंटरवेंशन ऑफ वॉर between the countries of principal and an agent, as a result of which they have become enemy aliens. So I hope guys आपको clear हो चुका है कि what are the different modes of termination of agency. Agency को what is the meaning of termination of agency is to put an end to that fiduciary relationship.
और उसके क्या मोड्स है वो भी हमने स्टडी कर लिए। दो अंडर टू हेड्स हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड सेकेंडली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एक्ट ऑफ पार्टीज में हम 3 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली सारे सेक्शंस इसी से रिलेटेड हैं, अप टू सेक्शन 207 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम यहीं पे स्टडी करते हैं। और उसके बाद वी टॉक अबाउट ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ में ये 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं विच आर क्वाइट रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गाइज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। ना गाइज व्हाट डू यू थिंक, अगर एक एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी उसका इफेक्ट क्या होगा? दैट देयर विल बी एन एंड, अ फुल स्टॉप टू दैट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा उसका सबसे पहला इफेक्ट ये होगा कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। इट विल कम टू अ क्लोज, इट विल कम टू एन एंड, देयर विल बी अ फुल स्टॉप टू दैट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एन एजेंट। अगर गाइज मैं ये कहूँ कि ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, इट मीन्स प्रिंसिपल विल नो लॉन्गर बी समबडी हु कैन ऑथराइज हिज एजेंट, क्योंकि अब वो एजेंट नहीं रहा। इट मीन्स एजेंट is no longer under any obligation to basically act on behalf of his principal। अब वो उसके behalf पे act नहीं करेगा, वो अपनी personal capacity में लोगों को represent कर सकता है। Obviously when this relationship has come to an end, तो principal नहीं है और agent नहीं है। इसका reason क्या है? क्योंकि that authority, वो जो authority है ना जिसने इस relationship को जोड़ के रखा था, that authority has been revoked। Once that authority has been revoked, तो प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल नहीं और एजेंट अब एजेंट नहीं रहा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? एजेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल इन हिज बिजनेस डीलिंग्स विद थर्ड पर्सन्स। एजेंट की कोई राइट्स नहीं है, कोई लायबिलिटीज, कोई ऑब्लिगेशंस अब नहीं रहती। मोरओवर गाइज, जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझते हो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज था, दैट हैज़ ऑल्सो कम टू एन एंड। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो लीगल रिलेशनशिप्स होते हैं, वो अल्टीमेटली अराइज प्रिंसिपल और एक थर्ड पार्टीज के बीच में होते हैं एंड एजेंट इज मेरली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दीज टू पीपल। तो जब एजेंट ही जा चुका है, कनेक्टिंग लिंक ब्रेक हो चुका है, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल नो लॉन्गर बी एस्टैब्लिश्ड। आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका है। सेक्शन 208 एंड 2010 बहुत सिंपल है। सेक्शन 208 गाइस सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि फॉर दिस टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी टू टेक इफेक्ट, इट इज़ वेरी पर्टिनेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एजेंट को पता हो कि उसकी अथॉरिटी हैज़ बिन रिवोक्ड। It must come to the knowledge of an agent by the principal that his authority has been revoked, तभी वो termination will take effect। It means बहुत बार गाइस ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे illustrations है, बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं जहाँ पे ऐसे होता है कि प्रिंसिपल ने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर दिया वाया अ लेटर एक्सप्रेस। आई हैव टोल्ड यू सेक्शन 207 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अभी हमने डिस्कस किया कि रिवोकेशन ऑफ एन एजेंट्स अथॉरिटी में ईदर बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस में क्या होगा? यू विल डेफिनेटली बी राइटिंग अ रीजनेबल नोटिस विद ड्यू जस्टिफिकेशन टू एन एजेंट। इस बहुत बार क्या होता है कि प्रिंसिपल क्या करता है, अपने एजेंट को एक लेटर लिखता है और लेटर सेंड कर देता है रिवोकिंग एजेंट्स अथॉरिटी, बट गाइज वो लेटर एजेंट को रिसीव नहीं होता। इसके पहले वो एजेंट को रिसीव हो, एजेंट ने ऑलरेडी अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा कर दिया। अब गाइज अगर एक एजेंट ने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा कर दिया तो एज पर सेक्शन 203 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया, वहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल विल बी बाउंड बाय दैट एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो बाउंड होगा क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल रिवोकेशन कब कर सकता है? प्रिंसिपल रिवोकेशन सिर्फ तब कर सकता है जब अभी एजेंट ने अपना पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस पूरा नहीं किया, जब तक एजेंट हैज़ नॉट एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी सो एज टू बाइंड हिज प्रिंसिपल। लेकिन अगर एजेंट ने वो काम कर दिया तो प्रिंसिपल विल बी बाउंड। तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज़ इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इट इज़ पर्टिनेंट एज पर सेक्शन 208 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि एजेंट की नॉलेज में वो बात आनी चाहिए दैट हिज अथॉरिटी हैज़ बिन रिवोक्ड। वंस दिस पर्सन एजेंट हैज़ गॉट दैट नॉलेज, वहाँ पे फिर क्या होगा? दैट इफ एजेंसी, जो टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी इट विल टेक इफेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इज द केस विद थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज को भी बताना होगा, प्रिंसिपल को थर्ड पार्टीज को बताना होगा दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हैज़ बिन टर्मिनेटेड। और जब तक उनकी नॉलेज में नहीं आएगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक वैलिड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी है, राइट। सो टर्मिनेशन आप कर सकते हो, लेकिन उस टर्मिनेशन के लिए इट इज़ पर्टिनेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उसकी नॉलेज होनी चाहिए एजेंट को एंड थर्ड पार्टीज को, सो एज सो फॉर दैट टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी टू टेक इफेक्ट। तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा, चाहे प्रिंसिपल ने अपनी तरफ से रिटन रिवोकेशन भेज दी है, पर जब तक उनको नहीं वो लेटर पहुंचेगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि इट इज़ अ वैलिड। एंड इन बिटवीन दैट टाइम, सपोज मैंने 1 जनवरी 2020 को लेटर
एज अ प्रिंसिपल अपने एजेंट को एक लेटर भेज दिया, उसको मिला 3rd of January 2020, बट इन बिटवीन दोज 2 days ऑन 2nd of January 2020 एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थर्ड पार्टीज के साथ, तो वहाँ पे मान लिया जाएगा कि इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंस एजेंट हैज़ परफॉर्म्ड हिज पार्ट ऑफ अथॉरिटी सो एज टू बाइंड हिज प्रिंसिपल। तो ये इंपॉर्टेंस है सेक्शन 208 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड सेक्शन 210 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ईजी है, वो ये बोलते हैं कि अगर एक प्रिंसिपल ने अपने एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट कर दिया तो ये अंडरस्टूड है कि उस एजेंट ने जितने भी सब एजेंट्स अपॉइंट कर रखे थे उन सारे सब एजेंट्स की भी अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी। ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि अगर मेरे पास किसी काम को, सपोज आई एम अ प्रिंसिपल, मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया था, अथॉरिटी दी थी उसको, वो एजेंट है इसीलिए वो आगे सब एजेंट अपॉइंट करेगा ना। सब एजेंट वर्ड कब आया? एजेंट से आया वर्ड सब एजेंट, ठीक है, एजेंट का एजेंट। लेकिन जो इंसान खुद ही एजेंट नहीं है वो आगे सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता। सो यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज एजेंट एंड सब एजेंट। तो सब एजेंट कब अपॉइंट होगा? उस नाम से आपको समझ आता है कि एजेंट का एजेंट होता है सब एजेंट, लेकिन जब एक इंसान एजेंट ही नहीं रहा तो वो सब एजेंट को एम्प्लॉय नहीं कर सकता। इफ़ यू रिमेंबर, वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हम ये मान लेंगे एज पर सेक्शन 210 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कि अगर प्रिंसिपल ने एक एजेंट की अथॉरिटी को टर्मिनेट कर दिया, इट इज़ अंडरस्टूड कि उस एजेंट ने जितने भी आगे सब एजेंट्स अपॉइंट कर रखे हैं उनकी भी अथॉरिटीज़ टर्मिनेट हो जाएंगी। सो ये आपका सेक्शन 210 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। So guys, we are very well done with contract of agency. All the important sections have been covered by me. Still guys, if you have any doubt, any query, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all your doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.